ओके बच्चों, तो ये आपका 2023-24 का गेस्ट पेपर जो आपको दिया गया है, आज की क्लास उसके लिए डेडिकेटेड है। और यहाँ पर क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें जब क्वेश्चंस आते जाएंगे तो मैं बताता जाऊँगा, और उनको प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। और आप देखिएगा कि पूरा का पूरा पेपर आपका इसी तरीके से आपका बोर्ड का मिलने वाला है। नोट डाउन करते जाइएगा, जरूरी चीज़ें कॉपी और पेन लेकर आप साथ में बैठिएगा, क्योंकि गेस्ट पेपर में सारी चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं। मुझे जो लगा मैंने दिया, और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं बस जो सिमिलर हैं लेकिन गेस्ट पेपर में नहीं है। तो आप गेस्ट पेपर के चक्कर में अगर फंसे कि सिर्फ गेस्ट पेपर में जो दे दिया है बस वही पढ़ना है, तो गलत हो जाएगा। गेस्ट पेपर में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अलग से अभी बताई जा रही हैं, आप उनको जरूर ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपका जो है 2023-24 का गेस्ट पेपर है, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से जो भी हो सकता था अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश की है। अब चलिए अब देखते हैं इसको सोल्यूशन। पहला वाला क्वेश्चन बच्चों, अच्छा ये दूसरा पेपर लग गया, 1 मिनट देखता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके हिसाब से क्या होगा, बताइए। Abstraction. Encapsulation. Encapsulation. हाँ, और यह देखिए बहुत कम क्लासेस बची हैं, तो मैं चाहूंगा सारे लोग इंजॉय करते हुए उस चीज को पढ़ें, ठीक है। कोई भार नहीं भुगतना है, बहुत अच्छा फीलिंग, गुड फीलिंग करते हुए। आपने बताया एब्स्ट्रैक्शन, किसी ने बताया इनकैप्सुलेशन, तो मैं जानकारी दे दूं कि जो मैंने थ्योरी आपकी अभी क्लासेस चला रहा था मैं, तो क्लासेस में जो थ्योरी पढ़ाई गई उसके हिसाब से आप उसको जरूर देखिएगा, और उसमें सब कुछ दिया गया है, आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं फंसेगा। ये आपका एब्स्ट्रैक्शन रहेगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि हमें मालूम है कि एक मशीन जो है उसमें हम यहाँ पे एटीएम मशीन दी गई है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे एटीएम मशीन हो, चाहे मोबाइल फोन हो, ये सब क्या है, मशीन है। और मशीन में हमें उसका फंक्शनिंग मालूम है कि इसमें हम एटीएम कार्ड डालेंगे और पैसे निकल आएंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कैसे काउंट करता है, कैसे 500 के नोट अलग कर देता है, 100 के अलग कर देता है। तो वो इंटरनल फीचर्स जो है छुपाए गए हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन आपको याद होगा, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। तो ये एब्स्ट्रैक्शन जाएगा बच्चों, यहां पर एब्स्ट्रैक्शन है। और आप थ्योरी वाली क्लास देखिएगा, उसमें सब ये दिखाया गया है, बताया गया है। दूसरा सर वाला लेकिन इसमें एक पर्सन यूज भी तो कर रहा है मशीन को। पर्सन यूज कर रहा है मशीन को, लेकिन उसमें जो है इनकैप्सुलेशन तब होता है जब डेटा मेंबर और फंक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पे फोटो हो सकता है थोड़ा सा अलग हो गई हो, मैंने भी एक चीज क्लियर की थी, लेकिन हमारे हिसाब से हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे और आप भी जाइएगा। लेकिन इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन में बहुत छोटा सा अंतर है कि अगर इंटरनल फीचर्स जो छुपाए गए उसके साथ में उसको यूज करने वाला भी अगर आए तो वो इनकैप्सुलेशन में आ जाता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन के साथ ही जाइएगा। कोई भी मशीन हो, डिवाइस हो, मोबाइल फोन या टेलीफोन या आपका जो है वॉशिंग मशीन, एब्स्ट्रैक्शन में जाइएगा प्लीज। सर आपने बोला था कि अगर सिर्फ एक मशीन हो तब मतलब एब्स्ट्रैक्शन यस, लिखेंगे, अगर वो उसको एक्चुअली यूज करने वाला कंफ्यूजन, भी हो तो इनकैप्सुलेशन लिसन होगा। लिसन वो कंफ्यूजन दूर नहीं किया जा सकता है, वो कंफ्यूजन बना रहेगा। लेकिन मशीन की बात अभी जो मैंने बताई है कि मशीन स्पेशली कोई दिखाई जाए जिसकी इंटरनल फीचर्स हम नहीं जान पा रहे हैं पीछे क्या हो रहा है, उसको एब्स्ट्रैक्शन में ही जाइएगा, इनकैप्सुलेशन नहीं होगा वो। चलिए बताइए यहां पर, बताइए सेकंड। ये ऑपरेटर दिए गए हैं, ऑपरेटर में आपको बिलो ऑर्डर, हायर टू लोअर, इसको बताने की कोशिश कीजिए। Sir, option C. ऑप्शन सी, और जल्दी बताएं बच्चे।
देखो नंबर 1 में आप यहां पे याद रखिए, जब मैंने आपका ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं तो जिस सीक्वेंस से पढ़ाए हैं, पहले मैंने यूनरी पढ़ाया है, फिर बाइनरी पढ़ाया, बाइनरी में मैंने अर्थमेटिकल पहले पढ़ाया है, फिर उसके बाद जो है अर्थमेटिकल और रिलेशनल पढ़ाया है, फिर लॉजिकल पढ़ाया है, फिर असाइनमेंट पढ़ाया है, उसके बाद लास्ट में टर्नरी पढ़ाया है। तो सबसे पहले अर्थमेटिकल हो गया, उसके बाद लॉजिक आपका रिलेशनल हो गया, उसके बाद लॉजिकल हो गया, नहीं ये सॉरी एक मिनट, यहां पे प्लस प्लस यूनरी हो गया, फिर अर्थमेटिक हो गया, उसके बाद आपका लॉजिकल हो गया, रिलेशनल, देन लॉजिकल। अब बताइए इसमें कौन सा सीक्वेंस सही है, पहचानिए जल्दी से। सर सी सी, चौथा, तीसरा, अच्छा दूसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, ठीक, तो सी हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? नो सर। वो एब्स्ट्रैक्शन में ही जाइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए यहां बताइए। सर डी। एक्सेप्ट अ करेक्टर, सर डी। सर डी। देखो यहाँ पे सर नेक्स्ट सी सर सी। सर सी वाले ऑप्शन में कैपिटल ए होना चाहिए था। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे बहुत छोटा सा डिफरेंस है, देखो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सी भी सही हो सकता था अगर यहाँ पर कैपिटल ए होता, कैर एट वाला कैपिटल ए होता तो सी सही हो सकता था, लेकिन ऑप्शन डी सही है, क्योंकि आप रीड के साथ भी ये वाला यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट के साथ में भी ये वाला यूज कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दोनों में ये वाला यूज कर सकते हैं, कैरेट 0, लेकिन एट कैरेट तो फंक्शन ए अपर केस होता है ना, उसके हिसाब से आपको चलना है। यहां बताइए, अब आप गौर कीजिएगा, थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है उसके हिसाब से ही सब कुछ मिला है, मिलेगा आपको दिस यहाँ पर। दिस कीवर्ड। हाँ, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट कहीं भी आ जाए तो दिस कीवर्ड के साथ ही जाना है आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप कन्वर्टेड इनटू प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब जो है कौन सा मेथड है, इज कन्वर्टेड प्रिमिटिव डेटा टाइप टू करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप से उसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा इसमें फंक्शन रहेगा? वैल्यू ऑफ। सर ए। टू स्ट्रिंग। बहुत सारे हैं, देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप से आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कराना है, तो यानी कि नंबर 2 स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? सर ए। टू स्ट्रिंग। वो अलग बात है कि यहां पे वैल्यू ऑफ दोनों तरफ वर्क करता है, तो आप यहां पर अगर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ दिया होता तो आप बिल्कुल वैल्यू ऑफ के साथ ही जाते, लेकिन टू स्ट्रिंग के लिए कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है, टू स्ट्रिंग का मतलब टू स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कराता है, तो आप टू स्ट्रिंग के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन सी। और ये सारी चीजें बताई गई हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर एरे में n एलिमेंट है, व्हाट विल बी द सेकंड लास्ट सबस्क्रिप्ट? n minus -1, ठीक, ऑप्शन बी। दे आर सिंबॉलिक नेम यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन इन जावा। आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर। नाम के लिए कुछ आता है तो आइडेंटिफायर। बच्चों मैंने ये जो क्वेश्चन डिजाइन किए हैं इसमें सबसे स्पेशल बात ये है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिस टॉपिक से लिए गए हैं उसका अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन उसी, जैसे मान लीजिए डेटा टाइप से मैंने कोई लिया है, तो मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं आपको कि डेटा टाइप से अगर कोई लिया है क्वेश्चन, तो इसका मतलब डेटा टाइप का मैंने इंटीजर का ले लिया, तो इसका मतलब फ्लोट का नहीं लिया, तो इसका मतलब फ्लोट का भी आपको याद होना चाहिए, डबल का भी आपको याद होना चाहिए, कैर का भी आपको याद होना चाहिए, तो फील्ड जरूर। और मैं अभी एक और नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको ऐप पर, जिसमें इस टाइप के जो मेन क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं उनके प्रैक्टिस करने के लिए आपको कराऊंगा, ठीक। यहां पे बच्चों क्या मैट.रिंट है और मैट.सील है, देखिए यहां पे कंफ्यूजन मैंने क्रिएट किया है थोड़ा सा। मैट.सील क्या दे देगा? 4.0।
4.0 और मैट डॉट रिंट 6.0। 6.0 आप याद करो मैट डॉट रिंट में बताया क्या गया था, कोई बच्चा ये बताने की कोशिश करे मैट डॉट रिंट में क्या बताया गया था। वो 0.5 के लिए स्पेशल केस 0.5 है, उसके लिए क्या बताया गया था। सर जब पॉजिटिव में हो 6.5 तो हम नीचे की तरफ जाते हैं 6.0, और जब नेगेटिव में हो अगर -6.5 होता तो हम लोग ऊपर की तरफ जाते -7। नहीं सर अगर चेंज करके अगर इवन आ रहा है तो हम लोग चेंज कर देंगे, अगर चेंज करके इवन नहीं आ रहा है तो चेंज नहीं करेंगे। ये बात याद रखनी है कि अगर 0.5 है तो सील जैसा वर्क करना चाहिए, लेकिन इंटीजर पार्ट में अगर चेंज करेंगे और चेंज करने पर अगर इवन नंबर आ रहा है तो चेंज करना है, अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है तो जो लिखा है बस वही रहेगा और पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है 0.5 के केस में स्पेशली। तो यहां पर आप देखिए 7.0 आना चाहिए, तो 7.0 क्योंकि ऑड हो जा रहा है तो वो हमें चेंज नहीं करना है, 6 ही बनाए रखना है। तो इसका आंसर आएगा 6.0 और इसका 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। 10.0 तो 10.0 आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। वो सील जैसा बाकी सब करेगा, लेकिन 0.5 के लिए चेंज करने पर अगर इवन आ रहा है तो चेंज करेगा, यानी कि 6 से 7 बनाएगा 7.0, अदरवाइज नहीं बनाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ एरर। इसमें एरर देखिए कौन सी है, फटाफट बताइए बच्चों। इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं लिया है। अब यहां पर ये क्वेश्चन का मतलब है कि आपको एक एरर का आना ही आना है, सेमीकोलन मिसिंग या लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर। सर लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर। अब यहां पर आपने एक गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो स्ट्रिंग है, हम 9 वाला कैरेक्टर तोड़ रहे हैं तो तोड़ेगा नहीं सर, तो रन टाइम एरर। रन सर टाइम रन टाइम एरर। एरर है। रन टाइम एरर बच्चों, कहां इतनी जल्दी कंफ्यूज ना होइए, ये रन टाइम एरर है। तो सी। ये पढ़ लिया था आपने, हैं? ठीक, गुड। हाँ इसको देखिए, सी। ऑप्शन सी। बताइए अच्छा कैसे सी, जैसे कि मैट डॉट एसक्यूआरटी ये क्या देगा 0,1,0, ये क्या है, इसमें कौन सा इसमें नंबर है? -64 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। हाँ तो यहां रखना, याद रखना कि ये 0 रो है, ये 1 रो है, और ये 0 रो में 0 कॉलम 1 कॉलम, ये 0 कॉलम 1 कॉलम। तो यहां पे 1 0 लिखा है, तो 1 0 का मतलब 1 ये है और 0 ये है, यानी कि -64। तो -64 क्या रिटर्न करेगा बच्चों? NAN रिटर्न करेगा। और 0 1 पे आपका ये 0 रो है, उसके 1 पे 5 है, तो ये तो 5 ही रिटर्न करेगा। अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है आपको, या आप ना समझ पाए तो, कि यहां पे पहले क्या दिया गया है, स्ट्रिंग, डबल कोट्स दे दिया है, इसका मतलब स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के आगे कुछ भी अगर स्पेशल गोल वाले ब्रैकेट नहीं दिया है तो सब कॉन्कैट होगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा 5 9। 5 9। 5 9। यस, यहां पे आंसर आ जाएगा 5 9। तो यानी कि नैन, 5 9 नहीं 5 9। चलिए इसको बताइए। 7। 7। हाँ चलिए बताइए, इंडेक्स ऑफ एसएस। तो यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया है हमने। तो यहां पर एसएस का मतलब, एसएस इंडेक्स ऑफ का मतलब लेफ्ट टू राइट की ओर चलते समय जो पहला मैच हो जाएगा। तो यहां पे क्या आंसर आएगा सर 2। 2 आ जाएगा, 2 यहां 2 आ जाएगा। और लास्ट इंडेक्स ऑफ के हिसाब से एसएस फिर से ढूंढना है, तो यहीं पे देख लीजिए कितना आ जाएगा 5। 5 आ जाएगा। अरे 5 पे है बेटा, ये 4 है, ये 5 है, तो यहां 5 आ गया। तो बीच में प्लस लगा, 2 + 5 7,
अब यहीं पे जो मैं सिखाना चाहता हूं, यहां पे मैंने जानबूझ के स्ट्रिंग टाइप का दिया है कि ये मैच तो एसएस करेगा, लेकिन मैच एसएस क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, और ये इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों का इंडेक्स नंबर ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे एसएस स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये मैच तो पूरा एसएस करेगा, लेकिन देगा पहले एस का इंडेक्स नंबर, यानी जो भी वर्ड ढूंढते हो। यस सर ये लास्ट इंडेक्स ऑफ सर लास्ट से ढूंढना शुरू करेगा सर, 6 नहीं देगा? Yes, sir. सुनो, लिसन, स्टार्टिंग से देखो या एंडिंग से देखो, ये एसएस को ये वाला मैच करेगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है कि जो मैच करेगा वो एग्जैक्टली सही मैच करेगा, लेकिन इंडेक्स नंबर हमेशा पहला वाला देता है, पहला वाला। तो यानी कि यहां पर 5 6 है तो 5 ही देगा इंडेक्स नंबर, चाहे इधर से ढूंढो चाहे उधर से ढूंढो। ओके सर। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब 6 नहीं देगा, एसएस को मैच करके जो उसका पहला उस वर्ड का पहला इंडेक्स नंबर है वो देगा। चलिए इसमें बताइए, C. रैपर क्लास सी बुलियन सी, देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैपर क्लास C. फॉर C. द डेटा टाइप बुलियन। सी So, C. बिल्कुल, रैपर क्लास में बुलियन ही होगा, क्योंकि बुलियन का रैपर क्लास बुलियन होता है और पहला लेटर अपर केस होता है। इतने सारे जो कंफ्यूजन क्रिएट किए गए, तो उसमें आपको याद रखना है रैपर क्लास का पहला लेटर अपर केस होता है, बाकी सब स्मॉल में होता है। नेम द पैकेज दैट कंटेन्स स्कैनर क्लास। util Java.util. Java.util. So, sir, Java.util. बहुत अच्छा, सारे बच्चों ने बताया। चलिए इसमें आइए, द यूजर डिफाइंड मेथड विद द सेम नेम एज द क्लास एंड विच डज नॉट हैव पैरामीटर। सर non-parameterized Non-parameterized. मतलब सर क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, अब यहां पर डिफॉल्ट और नॉन पैरामीटराइज दोनों में डिफरेंस है। नॉन पैरामीटराइज यूजर बनाता है, और डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो कौन सा बनाता है, कंपाइलर जावा का कंपाइलर बनाता है। Compiler. तो यहां पर आपको कंफ्यूज किया गया है, यहां पर ये यूजर डिफाइंड साफ साफ लिखा है, यूजर डिफाइंड मेथड, तो वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, उसका नाम क्लास के नाम से सेम होता है, बस इतना पता चल गया वो कंस्ट्रक्टर है। तो ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसमें आंसर होगा, डिफॉल्ट यहां पे ना लगाइएगा। सर हाँ सर आपने बताया था कि अगर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट भी है तो भी हम लोग मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय अगर पैरेंथेसिस में वैल्यू देंगे तो वो कैरेक्टर उसमें चला जाएगा यस, कंस्ट्रक्टर में। वो उस केस में है जब आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं दिया गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हमेशा ही Yes, बनता है, लेकिन अगर हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू रिप्लेस कर देगा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से सब में डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी गई जो जावा का कंपाइलर करेगा, और उसके बाद अगर हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को रिप्लेस करके नई वैल्यू डाल देगा। मान लीजिए किसी इंटीजर वेरिएबल में नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने 0 डाला और ए में सपोज दैट, और उसके बाद हम यहां पर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो उसमें ए में हमने 1 डाल दिया तो 0 हट के 1 आ जाएगा उसमें। तो पहले डिफॉल्ट कॉल होता है, उसके बाद नॉन पैरामीटराइज कॉल होता है या पैरामीटराइज कॉल होता है। तो Yes. अब यहां पर अगर ये यूजर डिफाइन ना लिखा होता तो हम पक्का नॉन पैरामीटराइज के साथ में जाते, लेकिन यूजर डिफाइन तो यूजर तो नॉन पैरामीटराइज नहीं, नॉन पैरामीटराइज ही बनाता है, डिफॉल्ट नहीं बनाता है, डिफॉल्ट तो जावा का कंपाइलर बनाता है। क्लियर हो गया निष्ठा? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट ये अब देखो, इस क्वेश्चन को जब मैंने बना रहा था तो मेरे दिमाग में क्या भाव आ रहा था कि लिटरल से पहचानने के लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब लिटरल तो आपके इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन सारे होते हैं, तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको यहां पे मिलना है, फैक्ट है बिल्कुल। सर ऑप्शन 2 and 4 C। 2 and 4 C। यस, क्वेश्चन नंबर
The सर C ऑप्शन option. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सी सी, सी है। तो आप तो कह रहे हो C। 2 है और 4 4 है। तो बिल्कुल कैरेक्टर का अपना एक रोल है कि कैरेक्टर सिंगल कोट्स में दिया जाता है, चाहे उसमें डिजिट हो चाहे नंबर हो। तो आपका ये कैरेक्टर, ये वाला सही वाला एग्जांपल है, लेकिन ये भी है क्योंकि जो है डिजिट भी उसमें स्टोर हो सकती है। तो 2 और 4 इसमें रहेगा। अब ये एग्जांपल याद रखना कि एक लिटरल क्वेश्चन आपका इसमें से आना है। जहां जहां मुझे याद आ जाएगा पेपर बनाते समय, जो मैंने इतना रिसर्च किया, तो मैं आपको बताता रहूंगा, उस चीज को गौर करना। द मेथड इक्वल्स रिटर्न्स स्ट्रिंग इज इक्वल इन लोअर केस। बताओ। ट्रू, ऑप्शन ए। हाँ, तो यहां पर ये क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो तो ट्रू। इसका उद्देश्य ये था कि स्ट्रिंग के जो फंक्शन है उसका एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो यहां पर कंपेयर टू या उस टाइप के हमने देखे थे, इक्वल्स नहीं मिला था, तो यहां मैंने इक्वल्स फंक्शन का दे दिया है, ट्रू दे देगा। लेकिन अब यहां पर इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक स्ट्रिंग का फंक्शन का आपका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो आप वो फील्ड्स जरूर तैयार कीजिएगा। एक बार डेटा देखिएगा, सारा दिया गया आपको। फिर देखिए, बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड इन जावा। तो अब ये क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो मैंने जो रेफरेंस लिया बहुत सारे अलग अलग जगह से, तो उससे मुझे लगा कि वो वाला जो टॉपिक है जिसमें बाइट कोड, जेवीएम ये सब बढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल सकता है, या जावा का फीचर्स वगैरह का क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बाइट कोड वाला यही आता है नॉर्मली, तो इसलिए मैंने रखा है। तो ये असर्शन आपके हिसाब से क्या है, सही है नहीं है? बाइट कोड इज अ इंटरमीडिएट कोड इन यस जावा। सर। यस सर। ट्रू यस तो असर्शन सही हो गया। और बाइट कोड सर्व्स एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन द सोर्स कोड एंड मशीन कोड, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। सर सही है। सही है। सही है। तो आपका जो है ए वाला पार्ट आपका सही हो गया। उसके बाद एक पैराग्राफ का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो यहां पे मैंने देखा कि फंक्शन टॉपिक से ये क्वेश्चन आना चाहिए आपका। तो कोई भी क्वेश्चन हो फंक्शन टॉपिक से, बाकी बहुत सारा डेटा इधर उधर दिया गया है, मैंने भी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट एग्जांपल लगा मुझे, फंक्शन टॉपिक से आना चाहिए। तो देखिए, जावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ टेक्निक इन विच अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट डिफर अ पैरामीटर लिस्ट। The compiler differentiate these constructor by taking into account the number of parameters in the list and their type। मतलब कंस्ट्रक्टर बहुत सारे हो सकते हैं किसी क्लास में, और कंपाइलर उसको जज करता है, पहचानता है उसकी पैरामीटर लिस्ट से और या डेटा टाइप से। बताइए बच्चों। अच्छा, इसका क्वेश्चन गायब हो गया क्या? सर क्वेश्चन ऑप्शंस में आ गया है। सर ए वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये ए नहीं है, मैं सही कर दे रहा हूँ। वो MS वर्ड पे टाइप किया, इस वजह से ये गलत हुआ है। ये ए नहीं, ये क्वेश्चन है, ये ए है, बी है, सी है, डी ये। अब बताइए। सर सी। वाई डू वी यूज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? To use different type of constructor because it features provided to initialize the object in different ways or to differentiate one constructor from another constructor। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बनाना, कौन सा सही जाएगा? फिर से एक बार सोच के बताओ और बोलते रहो, मतलब क्लास चलती रहे। Why do we use constructor overloading? सर सी या डी में से कोई एक है। देखो, कंस्ट्रक्ट ओवरलोडिंग का मतलब था कि एक ही चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करना। तो उससे रिलेटेड मिलता जुलता कुछ क्या मिल रहा है? फिर से एक बार सर बताइए। सी। सर सी ऑप्शन। टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। यस, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना। और डिफरेंट बेस का मतलब है, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है तो
तो वो इनिशियल वैल्यू देगा, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो यूजर इनपुट वैल्यू देगा। तो इसलिए डिफरेंट वेज में वैल्यू को इनिशियलाइज कराना। ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक, बहुत अच्छा बच्चा। और 2 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के आने हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। चलिए देखिए बच्चों, क्लास वेरिएबल, अब ये दूसरा असर्शन का फंक्शन टॉपिक से आना है, इनकैप्सुलेशन या फंक्शन टॉपिक से। तो क्लास वेरिएबल इन जावा आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और रीजन में लिखा है सर क्लास आपकी आवाज नहीं आ वेरिएबल रही है। आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड मेकिंग देम एसोसिएट विद क्लास रादर देन विद इंडिविजुअल इंस्टेंस। बताइए बच्चों जल्दी से। क्लास वेरिएबल आपको मालूम है इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, जिनके आगे स्टैटिक लगा दिया जाता है ग्लोबल वेरिएबल में वो क्लास वेरिएबल हो जाते हैं, और जिनके आगे स्टैटिक नहीं लगाया जाता है ग्लोबल वेरिएबल में वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। और क्लास वेरिएबल उस क्लास में अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए गए तो एक ही मेमोरी शेयर करते हैं सारे ऑब्जेक्ट, और इंस्टेंस वेरिएबल हर इंस्टेंस वेरिएबल ऊपर दिए गए ग्लोबल वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी बनाता है। अब तो बताओ। सर ऑप्शन ए। तो क्लास वेरिएबल इन जावा आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये बात सही है कि क्लास वेरिएबल एक ही मेमोरी को सारे क्लास के इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। और उसके बाद दूसरा रीजन क्या है, क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, तो ये तो बात सही है ना, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए आउटपुट बताइए बच्चों यहां पर क्या क्या आउटपुट सर रहेगा। ए, नो सॉरी, मतलब सी, ऑप्शन सी ए। ऑप्शन सी और उसमें ए। अब यहां पर जिन्होंने कैरेक्टर फंक्शन पढ़े हैं हमारे यहां पर ढंग से, तो आप ये क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो कैरेक्टर फंक्शन जो इज वाले जितने होते हैं और टू वाले जितने होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलना है, किसी भी रूप में मिले। तो यहां पर ये स्पेशल था कि अगर हम यहां पर स्मॉल ए दें, ये लिखें, तब भी ये कैपिटल ए ही देगा, और अगर हम 97 लिख दें तब भी ये कैपिटल ए ही देगा। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था कि अगर ये वाला दिया गया होता तो आप पहचान जाते, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू अगर आस्काई डायरेक्ट मतलब आस्काई कोड अगर दे दिया है तब भी वो कन्वर्ट कर देता है। ये आपको हो सकता है आप भूल गए हो क्लास के समय जब पढ़ाया गया था। तो ये ऑप्शन सी है, और उसमें ये 97 जो है स्मॉल कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। टू अपर केस का मतलब ये स्मॉल ए है, उसको अपर केस कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दे। तो ये आस्काई कोड को भी यूज करता है, ये इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम लोग यहां पर जल्दी से बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो उसमें मैंने 2 दिया है, 2 जावा एक्सप्रेशन दे दिया, क्वेश्चन 2 में आएगा कोई एक ही। तो यहां पर जो भी मैक्सिमम हो सकता था वो मैंने देने की कोशिश की है। तो जैसे ये x इज इक्वल टू, बोलते जाओ बच्चों आप लोग भी, जैसे मैं लिख रहा हूं मैं डॉट क्या लगेगा, SQRT। हाँ बोलते जाओ, जिससे मतलब ये आपका रिवीजन हो रहा है, ये हम अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपके मुंह से जो into निकलेगा वो into C कॉन्फिडेंस आपका ए और इंटू सी बढ़ेगा। ब्रैकेट क्लोज अपॉन इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दो Upon क्योंकि to A। डिनोमिनेटर है, डिवाइडेड बाय दूसरे ब्रैकेट में 2 2 इंटू into ए। 2 into a। ब्रैकेट क्लोज। अब इसका बताइए जरा, So math.abs math.abs bracket open, then math.exp हाँ कई बच्चे यहाँ पर पावर को देखकर वो मैट डॉट पावर ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ स्पेशल केस मैंने दिया ये एक्सपी फंक्शन के लिए है। कभी भी स्मॉल ई, कैपिटल ई नहीं, स्मॉल ई मिल जाए तब मैट डॉट ई एक्सपी और ब्रैकेट में एक्स प्लस, अब ये देखो पावर का भी दे दिया, मैट डॉट पाव 4 a,4, और ये जहां आप चाहें तो अगर कंप्लीट स्टेटमेंट है तो सेमीकोलन भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका आंसर बताइए बच्चों, अगर कैलकुलेट किया है, या साथ साथ कर लेते हैं। देखिए यहां पे 5 है, तो अगर इक्वल साइन से पहले कुछ दिया है इसका मतलब
आपको यहां पर यहां से वैल्यू रखनी है। तो मैंने 5 रखा माइनस, अब क्या करें बच्चों, ब्रैकेट लगा देंगे सर पहले। ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, इक्वल साइन की जगह पर ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, फिर 6 5 प्लस प्लस होकर 6 हो जाएगा इनटू, और फिर 6 से प्लस 7 प्लस होकर 7 7 हो जाएगा, फिर मॉड का mod साइन, फिर 7 से माइनस माइनस होकर 6 6 हो जाएगा, और Plus फिर six. प्लस 6 ही रहेगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा लेफ्ट टू राइट की ओर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से, तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 माइनस ये 6 इंटू 7, बोलते जाओ 42 42 मॉड 6 plus प्लस 6 6। अब मॉड कीजिए 7 0 मॉड साइन है, क्वेश्चन नहीं निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, ये गलती हो जाएगी। तो 6 से 42 डिवाइड हो जाता है, यस सर। हाँ, तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 6, तो ये 6 ही बचेगा। अब Minus ये 1. 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -1 माइनस 1 इसका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे देखो जल्दीबाजी में डिवाइड क्वेश्चन निकाल दिया आपने। -1 हाँ, मॉड का साइन है, इसका मतलब है रिमाइंडर निकालना है। फिर उसके बाद कन्वर्ट द फॉलोइंग लूप इनटू करस्पॉन्डिंग फॉर लूप एंड गिव द आउटपुट। तो यहां पर अब लूप में हमेशा सिंटेक्स आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है कि हर लूप का अपना सिंटेक्स होता है। जैसे इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है कि पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि एक नॉर्मल वेरिएबल है जो प्रोसेस करवा रहा है, एक वेरिएबल लूप वेरिएबल है। तो फॉर लूप में लूप वेरिएबल यहां डिक्लेयर होता है, इनिशियलाइज नहीं होता है, और नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइज भी होता है, ये बात याद रखनी है। तो यहां पे लूप देखो किससे चला रहे हैं, लूप हम जे से चला रहे हैं, तो यानी j इक्वल टू 0 यहां नहीं लिख सकते, i इक्वल टू 65 तो लिखेंगे, लेकिन j लूप वेरिएबल है तो यहां पे सिर्फ j ही लिखेंगे। और जब फॉर लूप लगाएंगे यहां पर तो j इक्वल टू हम यहां पर 0 लिखेंगे, और फिर कंडीशन चाहिए होती है तो j इज लेस देन इक्वल टू 10। और उसके बाद जो है अपडेशन पार्ट में देखें लूप किससे चला रहे हैं, j से चला रहे हैं, तो j का यहां पे क्या है, j प्लस 3 है, तो आप j इक्वल टू j प्लस 3 यहां पर लिख सकते हैं। हर वेरिएबल को नहीं लिखना है, सिर्फ लूप वेरिएबल को लिखना है। फिर यहां पर SOPLN ये कैर जैसा भी दिया गया, हाँ सर SOP हाँ ये J सॉरी, और उसके बाद जो है I प्लस प्लस हो जाएगा। सर वो SOPLN नहीं SOP है। अच्छा अच्छा, ये चीज बच्चों ध्यान रखना है, मैं तो शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको पूरा पूरा लिखना है SOP। और कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? नो सर। नो सर। ओके सर हाँ बेटा, सर हम लोग आई वाला को भी लूप के अंदर ही लिखें तो भी लूप तो एक ही से चलेगा, अगर वहां पे अपडेशन लाइक का भी कर दें ऊपर साइड में जहां पे सर अपडेशन लूप में ही, होता है अगर हम for आई loop भी में। देखिए सर हम लोग आई को भी साथ में लिख दें जे के, कहाँ, इनिशियलाइजेशन में या अपडेशन में? सर दोनों जगह, जैसे जे इज इक्वल टू 0 कॉमा। लिसन, अगर लिखना चाहें तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लूप वेरिएबल का ध्यान रखते हुए मैंने जे को लिखा है। आई बॉडी ऑफ लूप का हिस्सा है कि आपका कर्ली ब्रैकेट खुला बंद हुआ, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो बॉडी ऑफ लूप है, तो वो आई का लूप से कोई लेना देना नहीं है, वो लूप के अंदर दिया है इसलिए अपडेट होगा। तो अपडेशन का मतलब ये नहीं कि हम अपडेट वाले पार्ट में डाल दें, इसलिए वो बॉडी ऑफ लूप समझिए उसको। लेकिन अब जैसे आउटपुट पे आप पूछो कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने आई प्लस प्लस को लूप के अंदर डाला है, अपडेशन पार्ट में नहीं डाला है। वो लूप वेरिएबल है इसलिए, लूप वेरिएबल नहीं है इसलिए। सर इस क्वेश्चन में आउटपुट भी फाइंड करना है। अच्छा आउटपुट भी निकालना था, ओके सॉरी मैं देख नहीं पाया आउटपुट। अब जरा आउटपुट देख लेते हैं। अगर इसको अब जब चलाओगे, चाहे वाइल हो चाहे फॉर हो, आउटपुट सेम देगा आपका। तो देखो यहाँ पे 65 है, और 65 और आई में जे में 0 है, तो 0 आपका 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू नीचे आ गया, और आई में 65 है तो ये प्लस प्लस करके कितना दे देगा, यहाँ पे कैपिटल ए, तो कैपिटल ए दे देगा, ठीक है।
और आई प्लस प्लस कितना कर देगा, 66 कर देगा। और ये आपका 0 था, 0 प्लस 3 3 हो गया, फिर लूप ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 3 है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब आई इसमें कितना है, 66 है, 66 से कितना कर देगा, बी दे देगा। ये कॉमन नहीं लगाना है, बस आपको ऐसे जोड़ के लिख देना है क्योंकि स्पेस भी नहीं है। फिर ये 66 से 67 हो जाएगा और प्लस 3 होकर ये 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6। अब आपका यहाँ पे जे में 6 है, 6 भी 10 से छोटा है, फिर नीचे आया तो ये आपका सी दे देगा। मैं स्पेस थोड़ा सा दे रहा हूँ लेकिन आप स्पेस ना दीजिएगा। फिर ये आपका 68 हो जाएगा और ये प्लस 3 होकर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर लूप ऊपर जाएगा। अब आपका कितना है, यहाँ पे 9 है, 9 भी छोटा है 10 से, तो ये आपका डी दे देगा। और उसके बाद ये 69 हो जाएगा और ये प्लस 3 होकर 12 हो जाएगा। फिर लूप फॉल्स हो जाएगा, बाहर आ जाओगे तो ए बी सी डी ये आपका आउटपुट हो जाएगा। देखिए, कन्वर्ट इफ एल्स स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसमें हम लोगों को क्या, अच्छा यहाँ पे देखो हमें लग रहा है एक मिस्टेक हो गई, ये प्लस लगा था यहाँ पर, ये प्लस लगा था। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या ढूंढना होता है टर्नरी ऑपरेटर में, सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल ढूंढना होता है। सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। रिजल्ट वेरिएबल क्या है, पी, तो पी इज इक्वल टू, फिर उसके बाद कंडीशन m प्लस 3 इक्वल टू n, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और यहां पर मैट डॉट पाव m कॉमा 2, फिर कोलन साइन और यहां पर m इंटू m माइनस m मैथ डॉट पाव n कॉमा 2। तो इस तरीके से सेमीकोलन लगा दीजिएगा, आपका हो गया। तो यानी पहले कंडीशन, पहले रिजल्ट वेरिएबल, फिर कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, कंडीशन ट्रू हुई तो इक्वल साइन के बाद वाला पार्ट खाली आपको लिखना है। कंडीशन फॉल्स होने पर इक्वल साइन के बाद वाला पार्ट लिखना है। हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड वाइट द, ये तो हो चुका है, ठीक। सर अभी उसका आउटपुट बताना था पीछे वाले का। अच्छा, आउटपुट E भी की इसमें value। चाहिए था ना, ओके। तो जरा आउटपुट देख लेते हैं। देखो तो आपका यहां पर प्लस है तो m प्लस 3, तो m प्लस 3, m में 2 है, 2 प्लस 3 5 हो गया, और n में क्या है 4 है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एल्स में आ जाओगे। और m में क्या है, m में 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और मैट डॉट पाव n में 4 है, 4 की पावर 2 कितने हो जाएगा, 16। तो 4 माइनस 16 कितना हो जाएगा, -12। -12 आ जाएगा यहां पर। बच्चों देखे रहे ना, ठीक है। एक्चुअली मैं इतना पास खड़ा हूं तो मुझे स्क्रीन में डिस्टरबेंस होता है, चश्मा तो लग ही गया है, तो आप लोग साफ सुथरा देख पा रहे होगे, तो इसलिए बोल देना। ये वाला चला लिया ना हम लोगों ने, नहीं चलाया अभी, चलिए इसको चलिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आउटपुट निकालना होता है उसमें हमेशा आप रफ वर्क साइड में ऐसे लाइन की, जैसे ये पेज है, पेपर है, तो आप जो कॉपी आंसर शीट है उसमें ऐसे लाइन खींच ली और यहां पर आपने a लिख लिया और यहां पर आपने y लिख लिया और a की वैल्यू 30 लिख ली और y की वैल्यू 25 लिख ली। उसके बाद स्टेप 1 ऐसे चलाना शुरू किया, स्टेप 1, और फिर 30 छोटा है, बड़ा है 25 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए। अब जो 30 डिवाइडेड बाई 25, बताओ यहां पे कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों। सर 1 आ जाएगा, y में 1 आ जाएगा। तो स्टेप 1 में y में 1 आ गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है। और फिर यहां पे देखिए a में आपका 30 था, 30 डिवाइडेड बाई 25, रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी ये भी दोनों क्वेश्चन ही है, ओके। तो इसमें भी 1 आ जाएगा, दोनों में डिवाइड बाई y है तो इसमें भी 1 आ जाएगा, तो यहां पे भी 1 लिख दिया, a में भी। फिर लूप ऊपर चला गया, लूप ऊपर चला गया। अब जरा देखिए यहां पर y में, a में भी 1 है और y में भी 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू गई। अब ये सेकंड टाइम चल रहा है और नंबरिंग हम काउंट कर रहे हैं, यहां पर सेकंड टाइम चल रहा है। तो सेकंड टाइम चला कब, जब कंडीशन ट्रू हुई तब।
तो 1 1 के बराबर है, नीचे है 1 को 1 से डिवाइड कराओगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से फिर से डिवाइड करो, क्वेश्चन 1 आ जाएगा। अब अंदाजा मारो कितनी बार चलेगा? तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट लूप है ना? ये लूप चलता ही जाएगा, क्योंकि अब 1 को 1 से डिवाइड करोगे बार बार 1 ही आता जाएगा। तो इसका आउटपुट नो आउटपुट एंड इनफाइनाइट लूप। यहां देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। तो हेलो वर्ड दिया है, इसमें कॉमा भी दिया है। बच्चों जरा अपने हिसाब से बताओ इसमें क्या आ जाएगा। जैसे कि मैं इंडेक्स नंबर डाले दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, 0 1 2 3 4, कॉमा को 5 मिलेगा, फिर स्पेस 6 है, 7 8 9 10 11 12 तक गया है। अब यहां पे str.length, लेंथ कितनी निकलेगी इसकी? 30। 13। और str.character 0 क्या आ जाएगा? h। और फिर str.substring 0,5 1,5 का मतलब 1,4, तो 1 से 4 तक कितना आ गया? ELLO, ओ जो मैं देख पा रहा हूं। और इसको सबको कॉन्कैट कर दिया गया। बताओ क्या आउटपुट आएगा? 13 हेलो। 13 हेलो। अब आपको वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि स्ट्रिंग से जस्ट पहले वाला स्ट्रिंग, चाहे डबल कोट्स खाली लगा हो चाहे स्ट्रिंग वेरिएबल हो, स्ट्रिंग से ये तो डबल एल जो है वो तो हेलो ELO है, स्ट्रिंग है। तो उससे जस्ट पहले ये प्लस ऑपरेटर जो है ये तो कॉन्कैट करेगा, लेकिन ये प्लस ऑपरेटर ये भी क्या कॉन्कैट करेगा? पहले वाले में, क्योंकि बाद में अगर होता वो तो कॉन्कैट करेगा ही करेगा, पहले वाले में। बताओ बच्चों। नो सर, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे देते हैं। तो यहां पर इसके हिसाब से तो ये रिजल्ट आपका 13 और आपका हेलो आ जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि ये चीज हम आपको दिखा दें जिससे कि फुल सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ये चीज होती है नहीं होती है। सर इस चीज में तो ये 13 हेलो ही होगा, अगर कोई नंबर होता तो ऐड हो जाता। नहीं, कैरेक्टर के साथ में कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होगी, जैसे कि एच के साथ में 13 का कैलकुलेशन हो रहा है, तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है रूल के हिसाब से। ओके सर, ओके हाँ, सर। तो उसके हिसाब से अगर ये पहले दिया है तो ऐसा हो रहा है, अगर बाद में दिया होता तो कॉन्कैट ही हो जाता। ओके सर। तो बहुत सारी चीजें हमने इस जानबूझ के ऐसे सोच के दी हैं कि आपसे कुछ गलती हो और जो हम लोग पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं तो उसको पहचान भी लें। देखिए कितना आया बच्चों। ये मैंने अभी इसका सॉल्यूशन लिखा है आपके सामने। अच्छा, आपका दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। अभी मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है, हेलो वर्ल्ड, और यहीं पे जैसा आपका था पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट, बाकी सब हाइड है। तो इसके हिसाब से इसने 85 हेलो 13 हेलो नहीं दिया है, क्या किया है? जो 13 था और h था, 13 और h को आस्काई कोड में कन्वर्ट करके यहां पर इसने 13 साथ प्लस कर दिया, और बाकी ELLO वैसे बनाए रखा। तो सर अगर 13 के जगह पर वहां पर कोई कैरेक्टर होता तब भी वो आस्काई कोड में चेंज होता? हाँ, तो यहां पर क्या हुआ कि ये तो 13 दिया और 13 प्लस, और यहां पर h आना चाहिए, और यहां पर आपका LLO आना चाहिए। तो सर, देखो ये वाला ELL प्लस ऑपरेटर जो है ये तो कॉन्कैट करेगा, लेकिन ये प्लस ऑपरेटर इंटीजर और कैरेक्टर में बड़ा कौन होता है? इंटीजर बड़ा होता है। तो ELLO, अच्छा ठीक। तो इंटीजर कैरेक्टर में बड़ा कौन होता है? इंटीजर बड़ा होता है। तो इंटीजर कैरेक्टर को अपने आप को इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के द्वारा आस्काई कोड में चेंज कर देगा। तो ABCDEFGH, H यहां आया, यानी कि 65, 67, 68, 69,
69 के बाद क्या था 70, 71, 72, 73। यहां पर h अपने आप को 73 बनाएगा और प्लस 13, तो 3 3 6 7 1 8, हाँ इसका 72 है h का, अच्छा 72 है तो 72 सही। 65, तो 67 85 ये आ गया और ये ELLO, ये सर मैंने बना तो दिया ही है, आप इसको देख सकते हैं। सर अगर यहाँ पर str.length में 13 की जगह पर कोई कैरेक्टर होता तब भी वो ASCII कोड में चेंज होता पहले? 13 की जगह पर कोई अगर कैरेक्टर होता तो? यस, वो उसका नेचर है अपना कि आपका डायरेक्ट अगर प्लस ऑपरेटर मिल जाता है तो दोनों कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देते। अगर कैरेक्टर मिल जाता, मान लीजिए आपको मैं दिखा दूं, अब जो खुला ही है तो देख लीजिए। सर ये स्ट्रिंग के बाद होता तो दूसरा कॉन्कैट होता। हाँ, और स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल हो या डबल कोट्स खाली लगा हो। चलिए आप देख लीजिए 1 मिनट, हम भी चाहेंगे कि इस चीज को समझना जरूरी है। तो जैसे आपने कहा कि अगर कोई एक यहां पर नंबर ना होता कैरेक्टर होता, तो देखो कैरेक्टर अगर होता तो क्या देता, मान लीजिए मैं यहां पर ए दे देते हैं, कैपिटल में ए दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये तो ए आएगा और ये एच था, तो जो भी नंबर आया ASCII कोड के हिसाब से। अब वहां पे स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है तो हमें देखना है कि सिस्टम उसको क्या मानता है। देख पा रहे हैं, वो दोनों कैरेक्टर थे लेकिन उसको फिर भी उसने ASCII कोड में बदल दिया। ओके सर, थैंक यू। हाँ, अब यहां पर वो भी डाउट दूर कर लीजिए कि अगर स्ट्रिंग के बाद ये होता तब क्या होता। मैं ये दोनों चीजें उठाकर स्ट्रिंग के बाद में कर दे रहा हूं क्योंकि ये तो गलती हो ही जाती है बच्चों का, 1 नंबर इसी की वजह से चला जाता है। कैरेक्टर के बारे में बच्चों को ये चीज नहीं मालूम होती है। अब देखिए मैंने ए और ये कैरेट 0 ये बाद में कर दिया है, तो बाद में कर देने से क्या हुआ, देखो उसने ए को ए बनाए रखा और एच को एच बनाए रखा, दिखाई पड़ गया। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये क्लियर हो गई है कि स्ट्रिंग के जस्ट पहले वाला जो प्लस होता है वो तो कॉन्कैट करता है, और उसके और पहले अगर प्लस है तो वो अर्थमेटिक करेगा, चाहे नंबर हो चाहे कैरेक्टर। मैम को बुला दो फोन करके, चाहे ये जीने में चले जाओ। क्लियर बच्चों? यस सर। बहुत अच्छी चीज मतलब बच गई है आपकी कि अगर यहां पे आपने क्लियर कर लिया इस बात को तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर चढ़ जाओ, यहां पर बोल देना यस। फिर नेम द कीवर्ड। अब बच्चों यहां पे ये क्वेश्चन जब मैं बना रहा था तो मुझे याद आया और मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया कि कीवर्ड आपसे पूछना ही पूछना है। तो कीवर्ड आपके वही 7-8 कीवर्ड हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, मैंने बता भी रखे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर कीवर्ड इज यूज्ड टू एंड द करंट इटरेशन एंड कंट्रोल सेंड टू द नेक्स्ट इटरेशन। कंटिन्यू। कंटिन्यू, बहुत अच्छा, कंटिन्यू हो गया। उसके बाद कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक कांस्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। फाइनल, किसी फाइनल कीवर्ड से किसी वेरिएबल का वैल्यू को फिक्स्ड किया जा सकता है, कांस्टेंट बनाया जा सकता है। इसमें आ जाइए, राइट द प्रोटोटाइप ऑफ मेथड JMRS। अच्छा, ये फंक्शन है। अब देखो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि फंक्शन की पहली लाइन बनाने के लिए ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा आया है, लॉकडाउन से पहले जो पेपर पैटर्न था उसमें भी और इस समय भी। तो यहां पर फंक्शन की पहली लाइन में क्या होता है, पहले आपको यहां पे क्या, ये सिंटेक्स खाली याद होना चाहिए, रिटर्न टाइप, फिर स्पेस, फंक्शन का नाम जो भी है, और फिर यहां पर पैरामीटर लिस्ट।
और ये सिंटेक्स के हिसाब से इसमें ढूंढना है। तो देखो रिटर्न टाइप इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, पढ़ो। सब बूलियन। रिटर्न टाइप इसमें साफ साफ बूलियन है, तो हमने यहां पर बूलियन लिख दिया। फंक्शन का नाम JMRS। JMRS है। पैरामीटर लिस्ट फ्लोट और कैरेक्टर। एक फ्लोट है ये वाला, फ्लोट, और वेरिएबल का नाम अपने मन से दे दो, और एक कैरेक्टर है char ch। ये ऐसे देख लो। तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप बनाना सीख लीजिए आप, मतलब हर क्वेश्चन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। आसान तो होता ही है, अब इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको प्रोटोटाइप का मतलब ही नहीं मालूम है कि क्या करना है इस फंक्शन में, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब सबसे पहले रिटर्न टाइप पहचानो, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर लिस्ट में जो भी है, हो गया आपका। फिर उसके बाद डिफाइन बॉक्सिंग एन एग्जाम्पल। तो थ्योरी वाली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं या बना रहा हूं, आपको मालूम होगा बॉक्सिंग का मतलब था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसकी रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। प्रिमिटिव डेटा टाइप को उसकी रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, जैसे कि इंटीजर मान लीजिए है, इंटीजर a इज इक्वल टू, और यहां पर आपने 5 लिख दिया, तो ये 5 जो है a में कन्वर्ट हो रहा है, ये बॉक्सिंग हो रही है। और इसका उल्टा अनबॉक्सिंग, कि रैपर क्लास ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप उससे करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। बाकी डेफिनेशन वगैरह मैंने बताई है। यहां पे देखिए फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका एक एरे है, छोटा सा क्वेश्चन है, 0 1 2 3, और देखिए अब साइज कितना है, साइज 4 है, तो 4 माइनस 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 3 का मतलब केस 3 में जाओ, तो केस 3 में आप यहां पहुंचोगे, और यहां पे y प्लस प्लस हो रहा है, तो y प्लस प्लस, y की वैल्यू क्या है इसमें, y की वैल्यू 3 है, तो ये प्लस प्लस होके कितनी हो जाएगी, 3 ही रहेगी, क्योंकि एसओपी में दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है, ये 3 में यहां लिख दिया हुआ। और 3 प्लस 1 3 प्लस एक्स ऑफ आई, आई क्या है, आई भी 3 है, तो 0 1 2 3, 3 पे क्या है 40, तो यहां 40 आ गया, और यहां पर 3 है, तो 3 प्लस 40 कितना हुआ, 43 आ गया, लेकिन इसकी y की वैल्यू 4 हो चुकी है, ध्यान रखना, अगले स्टेप में 4 यूज करना है। फिर लूप का नेचर है वो ऊपर चला जाएगा, i माइनस माइनस होगा, 3 से कितना हो गया 2 हो गया, 2 भी 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब 2 का मतलब केस 2, तो केस 2 के हिसाब से ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब यहां पे y की वैल्यू कितनी रखी जाएगी बच्चों, 4 रखी जाएगी, जो चेंज हो चुकी है वो, ये छोटा सा लिख लेना, बहुत समझदारी होती है। तो ये 4 हो गई, और x की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 माइनस 1, सॉरी i की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 माइनस 1 1, x ऑफ 1 पे क्या है 50 है, तो 4 इंटू 50 कितना हो गया 54। 200। 4 इंटू 50 200 हो गया। उसके बाद ब्रेक मिल गया, ब्रेक से लूप से बाहर, तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा। सर एक और भी तो होगा अभी, क्योंकि i की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन 1 रहेगी ना, वो 0। लिसन, ब्रेक लग गया ना, ब्रेक से लूप से बाहर। अच्छा ओके सर। जैसे लूप के अंदर इफ कंडीशन में ब्रेक दिया जाता तो ब्रेक से लूप से बाहर हो जाते हो ना, लेकिन ब्रेक तो इफ कंडीशन में दिया गया था, लूप से क्यों बाहर हो गए। ऐसे स्विच केस में ब्रेक लिखा है, तो ब्रेक का मतलब ब्रेक से तो बाहर करेगा, लूप से भी बाहर कर देगा। लेकिन एक बार आपके मतलब कंफ्यूजन के लिए मैं भी चला के देख लेता हूं कि 3 आउटपुट आएंगे, हाँ, तो मे भी हो सकता है कि 3, क्योंकि ब्रेक का अपना इंडिविजुअल ब्रेक का स्विच केस में होता कि स्विच केस से ब्रेक बाहर कर रहा है। ठीक, मैं कंफर्म कर ले रहा हूं। हाँ, वो स्विच के से बाहर तो चला जाएगा, लेकिन लूप के तो अंदर हो सकता है वो अभी भी बना रहे, तो एक और आउटपुट आ जाना चाहिए। किस लाइन पे एरर दे दी इसने,
हाँ ठीक है, लूप में जो इफ लगा होता है तो इफ से बाहर का मतलब लूप से भी बाहर, लेकिन ब्रेक जो है स्पेशल स्विच केस में तो अलग से लगाया ही जाता है, वो स्विच केस से बाहर हुआ, लूप से बाहर नहीं हुआ। तो 43 और आपका 200 तो आ ही चुका था, उसके बाद जो है थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा। तो यहां पर 4 इंटू आपका 50 हुआ था, 40 हुआ था, 40 था ना बच्चों, ये 50 था, 50 तो 200 आ गया। उसके बाद ब्रेक मिल गया तो ब्रेक से लूप से तो बाहर चले गए, लेकिन सॉरी स्विच केस से तो बाहर चले गए, लेकिन लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 2 से माइनस माइनस होकर कितना हो जाएगा 1। 1 भी बड़ा है, 0 से नीचे आया। अब केस 1 तो यहाँ पे ये दिया है केस 1, तो यहां आएगा डायरेक्ट, और यहां कुछ है ही नहीं तो नीचे आ जाएगा, केस 3 में आ जाएगा। और y प्लस प्लस हो जाएगा, तो y में आपका 4 था तो 4 ही यहां रहेगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस में। और x में आपका 1 आ चुका है, तो सॉरी i तो 1 है, 1 में क्या है आपका 0 1, तो फिर से 50 है, तो आपका 4 प्लस 50 कितना हो जाएगा 54, तो 54 और आपका आ गया है ये वाला आउटपुट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा याद दिलाया कि लूप के अंदर है तो लूप के अंदर, लेकिन अगर इफ वगैरह होती तो लूप से बाहर चला जाता है। स्विच केस का अपना ब्रेक होता है, वो लूप से ब्रेक से मतलब नहीं था। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया है आपके इसका समझाते समझाते, और ये सेक्शन बी भी हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे, मे बी कल ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपका जो डेटा दिया गया है वो आप जो है पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम स्पेशल में बहुत अच्छा डेटा दिया गया है। और जो थ्योरी की पीडीएफ अभी मैंने नहीं डाली है वो मैं डाल दूंगा, उसको आप देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। थ्योरी के सारे क्वेश्चन आउटपुट और ये कन्वर्जन को छोड़ के जो थ्योरी के होते हैं वो सारे आपके वहीं से मिल जाएंगे, चाहे वो जेवीएम हो, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो दिस हो, सब कुछ उसी में मिल जाएगा। आप उसको पीडीएफ को जरूर पढ़ना है आपको। और प्रोग्रामिंग तो आपकी फिक्स मैं बता ही चुका हूँ, इतना ही आएगा। और बाकी जो भी बच्चे, क्योंकि ये मैं वीडियो जो है यूट्यूब पे भी जो हमारे स्टूडेंट हैं बहुत सारे, उनके लिए डाल रहा हूँ, तो अगर आपको गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया है उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको ये गेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छे से पढ़िए, कंप्यूटर आपका 100 में 100 दिलाएगा बच्चों।